इजिप्टोलॉजी, इस नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या हैं। नहीं भाई, मैं आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये प्राचीन इजिप्ट की वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक स्टडी है। ये एक ऐतिहासिक और काफी ज्यादा कल्चरल प्लेस था जो कि 3100 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक चला। हाँ, लगभग 3000 साल। ये संस्कृति इतनी मशहूर थी कि डॉक्यूमेंट किया गया पहला इजिप्टोलॉजिस्ट खुद भी एक प्राचीन इजिप्शियन ही था। तो इस बात पर विचार करते हुए एक्सपर्ट्स कितने लंबे समय तक इसके बारे में स्टडी करते रहे। आप उनसे ये उम्मीद जरूर कर रहे होंगे कि वो यहाँ पाए गए सभी तरह के प्राचीन खजानों के बारे में जानते होंगे, है ना? ऐसा नहीं है। हालांकि सदियों तक रिसर्च करने के बावजूद भी यहाँ कुछ ऐसी खोजें हुई हैं कि वे वैज्ञानिकों की समझ से परे हैं। और इससे बुरी बात यह है कि ये बात उनको डराती भी है। दोस्तों, क्रूर दफनाने की प्रथाओं से लेकर मैथमेटिकल चमत्कारों तक समय आ गया कि हम इजिप्ट की उन खोजों पर एक नजर डालें जिन्होंने इजिप्टोलॉजिस्ट को भयभीत कर दिया है। देखने लायक हड्डी। अगर कोई ऐसी चीज है जो प्राचीन इजिप्ट को डराने के लिए जानी जाती है तो वो है यहाँ की ममीज। जी हाँ, ममीज, ना को मोमीज। हाँ, हालांकि ये पूरी वीडियो देखने के बाद शायद आप अपनी माँ को चाहने लगेंगे, लेकिन ममीफिकेशन दफनाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से सारी नमी निकाल दी जाती है और पीछे सिर्फ एक सूखा शरीर बचता है जो आसानी से सड़ता नहीं है। इजिप्शियंस ने इस प्रक्रिया को लगभग सिद्ध कर लिया था और ऐसा अनुमान है कि प्राचीन इजिप्शियंस के समय में 70 मिलियन से भी ज्यादा लाशों को ममीफाइज करने में तब्दील किया गया। हालांकि बात है साल 2021 की। एक खोजी गई मम्मी दूसरी सभी किस्म की मम्मी से थोड़ी अलग थी। ये लगभग 4000 साल पुरानी मम्मी थी जो असवान में एक कब्र के अंदर पाई गई थी, जिसे कभी प्राचीन शहर स्वेनेट के नाम से जाना जाता था। हालांकि वो मम्मी नहीं थी जिसकी उम्मीद आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की जा रही थी। वे प्राचीन इजिप्ट की मानी जाने वाली रानी हेड शेप सूट के शासनकाल की जांच कर रहे थे, लेकिन बुरे संकेतों की वजह से ये टीम घबरा गई। उन्हें लगभग ये चेतावनी दी जा रही थी कि वे इस कब्रिस्तान से दूर रहें। जी हाँ, एक भयानक रेतीले तूफान ने उन सभी को लगभग अंधा कर दिया था, जिससे उनको यात्रा करने में देरी हो रही थी और साथ ही रेगिस्तानी एनवायरमेंट के सभी तत्व उनके खिलाफ काम कर रहे थे। और एक बार जब आखिरकार ये टीम लगभग 650 फीट की यात्रा करके इस साइट तक पहुंची जो कि चट्टानों के पीछे छिपी हुई थी, तो हेड शेप सूट यहाँ कहीं नहीं मिला, लेकिन यहाँ कुछ और मिला। हालांकि ये 4000 साल पुरानी मम्मी एक असली मम्मी नहीं थी, लेकिन एक बार जब टेराकोटा के ताबूत का ढक्कन हटा दिया गया तो उन्हें जो मिला वो काले कफन में लिपटे हुए कंकाल से थोड़ा ज्यादा ही था, जो ठीक से दफन नहीं किए जाने के बावजूद भी अभी पूरी तरह से बेदाग और बचा हुआ था। लेकिन आखिर ये कंकाल था किसका? ये बात उनके लिए और बड़ा झटका थी। हड्डियों के एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि ये सुराग एक महिला के हैं जिसकी उम्र लगभग 70 साल रही है। लेकिन प्राचीन इजिप्ट में औसतन किसी की भी उम्र मात्र 25 से 35 साल के बीच होती थी और महिला की जीने की उम्र और कम होती थी क्योंकि चाइल्ड बर्थ का जोखिम होता था। तो इसलिए 70 साल तक जीना लगभग अनसुना था। तो आखिरकार ये महिला है कौन और वो इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रही? ये आज भी एक रहस्य है। और ये फिर भी ठीक है क्योंकि ये काले ढके हुए कंकाल की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसे कोई पहचान नहीं सकता था या समझ ही नहीं सकता था। भाई यार, कोई मुझे पकड़ लो। कब्र तक की सुरंगें। द ग्रेट पिरामिड जो गीजा में मौजूद है, जिसे प्राचीन वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक के रूप में माना गया है, और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है। 454 फीट की ऊंचाई के साथ इस चीज का वॉल्यूम 92 मिलियन क्यूबिक फीट है, जो लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और मोर्टार से बना हुआ है। इन ब्लॉकों के भीतर रास्ते और चैम्बर्स को तराश कर बनाया गया है जो कब्रों के रूप में काम करते हैं, जिसके अंदर फेरो खुफू और उसकी रानी दफन थी। ये वाकई बहुत ही गौरवशाली है, इसलिए इजिप्टोलॉजिस्ट के वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार इसकी खोज, रिसर्च और स्टडी की जा रही है, और वो भी लगभग 4000 सालों से। हालांकि फरवरी साल 2023 में दुनिया भर के कई सारे वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए जब इस महान पत्थर के ढांचे को इंफ्रारेड स्कैन करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि इस ढांचे के अंदर कई सारी खाली जगहों के साथ 30 फीट का छिपा एक मार्ग मौजूद है जो प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक एंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जो एक छड़ी की जैसा छोटा कैमरा होता है और सिर्फ 6 मिलीमीटर चौड़ा होता है, ताकि वे आसानी से पत्थरों के बीच में घूम सकें और उनको परेशान किए बिना इस बात की जानकारी हासिल कर सकें कि आखिर ये मार्ग दिखता कैसा है। हालांकि इसके पीछे का रहस्य क्या है, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये एक दफनाने वाला चैम्बर हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर ऐसा है तो इसके प्रवेश द्वार को सील नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी इस कमरे के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और इसके कई अंडरग्राउंड रास्ते भी एक पहेली की तरह हैं, क्योंकि किसी के पास भी साबित करने का ये कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसको बनाने का असल उद्देश्य क्या है। भाई,
ये नया गलियारा भी इसके अंदर जाने का एकमात्र सुरंग है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाई गई है, जो वैज्ञानिकों की समझ में एक और बाधा डालती है कि ये सुरंग जिस चैम्बर की तरफ 1700 साल पुरानी जाती है उसके अंदर आखिर क्या छिपा हो सकता है। अभी के लिए कम से कम रहस्य तो बरकरार है जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। आखिरकार हमें इस गुप्त चैम्बर को खोजने में हजारों साल लग गए, तो कौन जानता कि वहां और क्या छिपा हो सकता है जो यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमारा इंतजार कर रहा होगा। दोस्तों, आपके अनुसार ग्रेट पिरामिड कौन से रहस्य को छिपा रहा है? क्या ये एक और दफनाने वाला चैम्बर हो सकता है, या शायद कुछ भूली हुई हो ऐसी चीज जैसे राजा और उसकी रानी की चिर निद्रा में उनकी रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और जब आप यहाँ तक आई गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। सब कर दिया? बढ़िया। आगे कौन सी गुप्त खोज मिली हमें, चलिए देखते हैं। पजलिंग पिरामिड। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गीजा के पिरामिडों में से एक कितना बड़ा है, लेकिन आपको उन सभी को एक साथ देखने की जरूरत है ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि आखिर वे कितने शानदार हैं। हालांकि जो सबसे शानदार है वो उनका आकार या उम्र नहीं है, बल्कि उनकी सटीकता है। चाहे ये बेहद अजीब कोइंसिडेंस हो, किसी जीनियस की ज्योमेट्री समझ हो, या एक सुपर नेचुरल इन्वेंशन हो, ये सारे पिरामिड ज्योमेट्री के मामले में बिल्कुल परफेक्ट हैं। इससे मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी बेस की लंबाई प्रैक्टिकली एक दूसरे के बिल्कुल समान होने के अलावा इसकी खासियत यह है कि वे मैथमेटिकल प्रिंसिपल का पालन करते हैं, जिन्हें गोल्डन रेशियो और पाई के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर आप किसी एक पिरामिड के पैरामीटर को उसकी ऊंचाई के साथ डिवाइड करते हैं तो परिणाम पाई की कैलकुलेशन से सिर्फ 0.1% भिन्न होता है, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर का रेशियो होता है। दूसरी ओर गोल्डन रेशियो वो होते हैं जहां दो मात्राओं का रेशियो उनके सम और दो बड़ी मात्राओं के रेशियो के समान होता है, और पिरामिडों की तिरछी ऊंचाई और उसके आधार बेस के आधे का रेशियो लगभग इस संख्या को परफेक्टली प्राप्त करता है। ठीक है, ये सारी मैथ की भाषा है। ये कहना पर्याप्त है दोस्तों कि हैरान करने के लिए तथ्य काफी हैं। पिरामिडों का बेसिक मैथ इन इक्वेशन में से एक का पालन करता है, लेकिन दो, ये पागल है क्या? क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल हजारों साल तक अस्तित्व में नहीं थे। जब इन पिरामिडों को बनाया गया तो हमारे द्वारा शुरू की गई मैथमेटिकल आग में और ज्यादा घी डालने के लिए बता दूं, पिरामिडों की पोजीशन को पूरी तरह से एनालाइज किया गया है और ऐसे सिद्धांत सामने आए जो ये दावा करते हैं कि जो सबसे बड़े 3 पिरामिड की लोकेशन है वो ओरियन तारामंडल के सितारों के साथ लाइन अप करते हैं, और खास तौर पर वे 3 जो ऊपर बेल्ट बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? खैर, ये सितारे इजिप्शियन के देवता ओसिरिस के साथ जुड़े हुए थे, जो कि पुनर्जन्म और उसके बाद के जीवन के देवता हैं। तो मैथमेटिकल परफेक्ट मरे हुए शरीरों को रखने और भगवान का सम्मान करने के लिए इन विशाल पत्थरों के स्ट्रक्चर का निर्माण पूरी तरह से सामान्य है ना? खैर, इसका सिर्फ विचार आना ही डराने वाला है। इसका मतलब ये होगा कि प्राचीन इजिप्शियन की सभ्यता वैज्ञानिकों की तुलना में कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी, जिसे वैज्ञानिक वास्तव में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी अपने देवताओं का सम्मान करते थे। तो वे तब ऐसा क्या जानते थे जो कि हम आज भी नहीं जानते? हालांकि स्टार सेट थ्योरी पर गर्मा गर्म बहस हुई है, लेकिन पिरामिडों का एक और हिस्सा है जिसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, और वो है उनका आकार। जी हाँ, पिरामिड बनाने वाले हर एक ब्लॉक का वजन कम से कम 2 टन है, और इन मॉन्यूमेंट्स में जो सबसे बड़ा बनाया गया है उसको बनाने के लिए लगभग 9000 टन तक का ग्रेनाइट, 5,50,000 टन से भी ज्यादा मोटार और 6 मिलियन टन से भी ज्यादा चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया, और इस चीज को किसी भी प्रकार की मॉडर्न मशीनरी से पहले बनाया गया है। इसके अलावा आज हम जो देखते हैं वो सिर्फ पिरामिडों का बचा हुआ कुछ हिस्सा है। 4500 साल पहले ऐसा माना जाता था कि हर एक को सफेद चूना पत्थर की परत से कोट किया जाए और टॉप पर सोने की टोपियां लगाई गई थी। लेकिन आखिर कैसे इस तरह के महान पिरामिड का निर्माण करना कैसे संभव हुआ? खैर, आपको बता दूं कि वर्कर्स गीजा के दक्षिण पूर्व में नील नदी के पास स्थित तोरा खदानों तक जाते थे और पत्थर में लकड़ी के कीले ठोक देते थे। फिर वे पत्थर को पानी में भिगोते थे। ये कीले इस पानी को सोख लेती थी और एक्सपैंड हो जाती थी, और ऐसा करने से चट्टान साफ सुथरे खंडों में टूट जाती थी। इन ब्लॉकों को खदानों से लोगों द्वारा खींचा गया था और नील नदी के पार ले जाया गया था, जिसके बाद इन्हें इस विलेज पर लाया गया और फिर दोबारा इन्हें लोगों और शायद कुछ और जानवरों द्वारा भी पिरामिड की साइड तक ले जाया गया। तब जाके यहाँ असली काम शुरू हुआ। इस काम में एक रैंप, एक पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया गया ताकि भारी ब्लॉकों को पिरामिड के ऊपर तक पहुंचाया जा सके, जिसकी ऊंचाई 454 फीट थी। यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें आकार में लाया गया। ये बहुत ज्यादा समय लेने वाला काम है, जिसे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार दोहराया गया, और वो भी हर एक एडजेसेंट पिरामिड के लिए। यही कारण है कि उनके उद्देश्य पर इतनी गर्मा गर्म बहस होती है। निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सितारों के साथ जुड़ने के लिए तो ये सब नहीं किया है ना। खैर, इस सब के बाद मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि इन मॉन्यूमेंट्स का अस्तित्व इतना चौंका देने वाला और हृदय को डरा देने वाला क्यों है।
एलियंस का सबूत। तो भाई चाहे इजिप्टोलॉजिस्ट कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वे एलियंस के आरोपों को शायद कभी नहीं हरा सकते। कोई भी अजीब कलाकृति, कब्र या कोई नई खोज तुरंत कॉन्स्पिरेसी करने वाले समुदाय को बोलने पर मजबूर करती थी, जो ये दावा करते हैं कि प्राचीन इजिप्शियन असल में इतने स्मार्ट नहीं थे और उन्होंने इस तरह की शानदार इंजीनियरिंग और निर्माण की अद्भुत उपलब्धियां सिर्फ और सिर्फ एलियंस की मदद से हासिल की हैं। उदाहरण के लिए आभूषणों के इस सेट पर नजर डालो। पत्थर के उन मोतियों को असल में मेटोराइट से बनाया गया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, किंग टुट का सबसे कीमती खंजर भी मेटोराइट के लोहे से बना हुआ पाया गया था। हालांकि सबसे लॉजिकल कंक्लूजन ये सामने आया है कि प्राचीन इजिप्शियन लोग स्पेस से गिरने वाली मेटेलिक चट्टानों के मूल्य को पहचानते थे और इसलिए वे उनके गुणों के आधार पर खास चीज के रूप में संभालते थे उनको। कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतकारों का मानना है कि वे उनके एलियंस के उपहार थे भाई साहब। और पागलपन भरे दावे यहीं पर नहीं रुकते। बात है साल 2017 की। दक्षिणी इजिप्ट में एक घर की रेनोवेशन के दौरान ये बताया गया कि यहाँ कुछ प्राचीन सिक्के पाए गए थे जिन पर एलियंस की तस्वीरें और उनके यूएफओ बने हुए थे। इस बात ने कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतकारों के बीच तुरंत खलबली मचा दी और आखिरकार उनको इस बात का सबूत मिल गया कि वाकई में एलियंस प्राचीन इजिप्शियन के संपर्क में थे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इस खबर ने हेडलाइन बनकर कुछ कम प्रतिशत वाले समाचार आउटलेटों में सुर्खियां बटोरने के बावजूद भी सिक्कों को किसी भी आर्कियोलॉजिकल स्टडी में वेरीफाई नहीं किया था। असल में ये पूरी खोज पूरी तरह से एक धोखा थी। सोचो, मैं इस बात से हैरान ना होने से मर भी सकता हूँ भाई। ये पता चला कि डिजिटल कलाकार क्रिप्टो मैकेनिकल ने एक फोटोशॉप प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और साल 2011 में एक पुराने ग्रीक सिक्के पर एक पोर्ट्रेट इमेज बना दी। दूसरी ओर यूएफओ बस एक फ्रेंच टोकन के रूप में सामने आए जिनके ऊपर बादल और आकाश से उतरती हुई ढाल को प्रदर्शित किया गया था, जिसके बारे में उन समाचार आउटलेटों को जानकारी मिल गई होती अगर उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की होती। खैर, ये बस आंकड़े हैं, लेकिन मैं असल में जानता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतकारों ने क्या सोचा था कि एलियंस को इस तरह के सिक्कों की जरूरत थी। भाई, जैसे इन लोगों ने अंतरिक्ष यात्रा के पीछे की तकनीक पर विजय प्राप्त कर ली, निश्चित रूप से उनके पास भी कैशलेस समाज की तकनीक हो सकती है। पर्दे के पीछे। हालांकि मगरमच्छ काफी डरावने होते हैं, लेकिन ये अगली खोज उस डर को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। बात है जनवरी 2023 की, जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एक पुरानी अनडिस्टर्ब्ड कब्र की खुदाई कर रहे थे जो कि नील नदी के पश्चिमी तट पर थी, तो उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड पाया। जी हाँ, उनके बिल्कुल सामने 10 मम्मियां पड़ी हुई थी जो लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। लेकिन भाई, वो इंसान नहीं थे, वो मगरमच्छ थे। इनमें से कुछ छोटे, कुछ 7 फीट से भी ज्यादा लंबे थे, जो सभी प्रिजर्व थे। और डराने वाली बात यह भी थी कि इन्हें अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया था, क्योंकि ये पता चला कि उनकी ममीफिकेशन प्रोसेस बहुत ही अनकन्वेंशनल रही है। आमतौर पर ममीफिकेशन से पहले शरीर के सारे ऑर्गन निकाल देते हैं, जिसके बाद शरीर को मीठी सुगंध वाले एरोमास और नमक से भर देते हैं। ऐसा करने के बाद फिर उन्हें रेसिन से ढक देते हैं और लिनिन में लपेट देते हैं। लेकिन इन मगरमच्छों को बिना रेसिन या लिनिन के दफनाया गया था, और क्रोको मरीज के शरीर पर रस्सियों के निशान ये संकेत देते हैं कि उन्हें तब तक बांधा गया है जब तक कि वे डिहाइड्रेटेड नहीं हो गए, और फिर समझ गए होंगे आपके क्या हुआ। लेकिन ऐसा किसी एक मगरमच्छ के साथ कोई क्यों करेगा? 10 की बात तो छोड़ ही दो। खैर, बता दूं कि मगरमच्छ आमतौर पर मगरमच्छ जैसे सिर वाले देवता सोबेक से जुड़े हुए होते थे और अक्सर उन्हें सिर्फ बलि के लिए पाला जाता था। इन बलिदानों का इस्तेमाल सोबेक से मदद मांगने के लिए किया जाता था। उनका मानना था कि ये फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी और घातक रेप्टाइल से सुरक्षा का एक प्रतीक है। क्या विडंबना यार। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोदी गई पिछली कब्रों में भी इसी तरह के मगरमच्छ की मम्मी का पता चला, जिनमें से कई सारे अब दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित किए गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये पहले क्यों नहीं खोजे गए, जिसके बाद इन्हें इस तरह से प्रिजर्व किया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये अब तक बनाई गई सबसे पहली जानवरों की मम्मीज हो? क्या इसलिए ये प्रोसेस अधूरा था? भाई, इस बात का जवाब आज भी रिसर्चर्स के पास में नहीं है, जो किसी तरह जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं ना, आपके लिए उतना ही ज्यादा ही परेशान करने वाला बन जाएगा। एक सुविधाजनक व्यापार। आपको बता दूं, अवारिस का प्राचीन शहर कभी इजिप्शियन की रॉयल्टी का घर था, खासतौर पर इजिप्ट के 15वें राजवंश के राजा का, जिन्हें हिक्सोस के नाम से जाना जाता था। हालांकि इन राजाओं ने पूरे इजिप्ट पर शासन नहीं किया था, लेकिन कहानियां बताती हैं कि उस समय हिक्सोस दूसरे सभी राजाओं से ज्यादा डरावना था। आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाने की कोशिश में है कि ऐसा क्या था जिससे वे इतने भयभीत थे, और साल 2012 में उनको पता चला कि ऐसा क्यों था। ये आर्कियोलॉजिस्ट अवारिस में हिक्सोस महल की खुदाई कर रहे थे जब उन्हें सिंहासन कक्ष के प्रवेश द्वार में गड्ढों की एक काफी बड़ी श्रृंखला देखने को मिली, और जैसे जैसे वो नीचे खोदते गए, उन्हें अचानक इस बात का एहसास हुआ कि वे असल में वहां से चट्टाने नहीं बल्कि हड्डियां हटा रहे हैं। जी हाँ, हाथ की हड्डियां,
जितना ज़्यादा वो नीचे खोदते गए उतनी ज़्यादा उनको हड्डियाँ मिलती गईं, जिसके बाद उन्होंने देखा कि 3 गड्ढों में इंसानों के लगभग 18 हाथ थे, जिन्हें वहाँ लगभग 3600 साल पहले दफनाया गया था। तो भाई आखिर इजिप्शियन के राजघराने में हाथ काटने का आखिर कौन सा जुनून था? जैसे कि ज़्यादातर चीज़ों की तरह ऐसा माना जाता है कि ये सब एक रिवाज के तहत हुआ था। इस प्रथा में एक सैनिक सोने के बदले में दुश्मन का हाथ पेश करता था। हर एक गड्ढा एक सेरेमनी को रिप्रेजेंट करता था। संभव है कि ये उनके दुश्मन की हार का जश्न मनाने का तरीका होता। उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए ये भी हो सकता है कि सिंहासन कक्ष में आने वाले किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए उन्हें गड्ढे में रखा गया होगा। मुझे उनके बारे में जानने से डर लग रहा है यार, उन्हें देखना तो दूर की बात है। हालांकि भयानक होते हुए भी इजिप्टोलॉजिस्ट ने जो चीज़ असल में नोटिस की वो उन हाथों का आकार था, क्योंकि वे सामान्य हाथ से काफ़ी बड़े थे। इसका क्या महत्व है? रिसर्चर्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हम सभी पुरुषों के हाथ थे वो, और शायद एक महिला की भी, जो इससे भी ज़्यादा डरावना है। अनुमान लगाया गया कि हाथों को गड्ढे में डालने से पहले 24 से 48 घंटों तक कलेक्ट किया गया था। मैं असल में उन आर्कियोलॉजिस्ट से ईर्ष्या नहीं करता जिन्हें इनको उजागर करना पड़ा, लेकिन इस खोज की बदौलत इन हाथों ने एक नई पीढ़ी को सफलतापूर्वक ट्रॉमा में ज़रूर पहुंचा दिया भाई। कब्र से एक संदेश। आपने अब तक की कौन सी सबसे डरावनी किताब पढ़ी है? क्या ये शाइनिंग की तरह स्टीफन किंग क्लासिक थी, या कुछ इससे भी ज्यादा भयावह कि इसने आपको डरा दिया हो? 50 शेड्स ऑफ ग्रे की तरह। हालांकि ये जो भी थी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उतनी डरावनी नहीं होती जितनी बुक्स ऑफ द डेड थी। ये हर एक किताब लगभग 1550 से 50 BC के बीच प्राचीन इजिप्शियन पुजारियों द्वारा लिखी गई थी। ये कलाकृतियाँ अब तक मिली सबसे इनक्रेडिबल और भयानक प्राचीन खोजों में से हैं। इनमें पेपिरस से बने कुछ स्क्रॉल हैं जिनमें फ्यूनरी पार्ट शामिल होते हैं, जो जादुई मंत्रों से बने होते हैं, और हर एक मंत्र को किसी व्यक्ति को उसके बाद के जीवन में मदद के लिए लिखा जाता है। लेकिन ये एक सीमित पाठ नहीं है। उदाहरण के लिए बाइबल की तरह हर एक स्क्रॉल उस व्यक्ति के अनुरूप मंत्रों से भरा हुआ था जो उसके बाद के जीवन की यात्रा करने के लिए तैयार था, एक विल की तरह। लेकिन जादू और डरावना कई स्क्रॉल में उस यात्रा को भी चित्रित किया गया था जो व्यक्ति अगले जीवन में करेगा। अजीवित को छोड़कर इसने जो किया है वो ये है कि उसने वैज्ञानिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ चीज़ों को समझने में मदद की, जैसे कि धार्मिक मान्यताएं, मृत्यु के बाद के रिवाज, और ऑफ कोर्स उनके प्रिय देवताओं की। हाल ही में एक खास किस्म की किताब की खोज सक्करा में की गई थी। ये बात है फरवरी 2023 की। इस किताब का स्क्रॉल लगभग 52 फीट लंबा है और इसके अंदर लिखा गया पाठ 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। रिसर्चर्स का मानना है कि इस किताब के मालिक एक आदमी और उसकी पत्नी थी, क्योंकि उन्हें किताब में कई बार दिखाया गया। बुक्स ऑफ द डेड जब भी मिलती है वैज्ञानिकों को चकित कर देती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि संस्कृति अपने आप में मृत्यु के प्रति कितनी जुनूनी थी। ये एक जाल है। क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच सकते हैं जो प्राचीन काल के मौत के निर्दालु देवता को परेशान करने से भी बदतर लगती हो? हालांकि ये एक सीन की तरह लग सकता है जिसे आप सिर्फ एक काल्पनिक पुस्तक में पाएंगे, और ऐसा ही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने भी किया था जब वे ओसिरिस की कब्र से ठोकर खा गए थे। ओसिरिस एक प्राचीन इजिप्ट के देवता है जो मृत्यु के बाद के जीवन पर शासन करने और उसके दायरे में प्रवेश करने वाली सभी आत्माओं के फैसले की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन भगवान होने के नाते आप ये नहीं सोचेंगे कि वो धरती पर मौजूद होंगे। हालांकि बात है 2015 की, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार एक कब्र को उजागर किया जो नील नदी के तट के पास मौजूद थी, जो एबायडॉस में है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये देवता वाकई धरती पर थे। दीवार पर बनी हुई आकृतियों में राक्षसों को चाकू दिखाई दिए। ये स्टैचू ओरिसिस की कब्र के चैम्बर की रक्षा कर रही थी, और लगभग 11 फीट की एक विशाल सीढ़ी नीचे की ओर जाती है, जो स्पष्ट रूप से किसी भी दुर्भाग्यशाली इंसान को अंडरवर्ल्ड में कदम रखने के लिए आकर्षित कर सकती है। तो जैसे कि ये किसी भी कमर को दुखाने के लिए काफी नहीं था, और इसे और ज्यादा डरावना बनाने के लिए कब्र का लेआउट वेंट और चैनलों के साथ और ज्यादा घेरा होता चला जा रहा था, जो लगभग 50 फीट का घेरा था, जहां जाकर किसी भी इंसान को दफन होने का एहसास होता। हालांकि ये खोज जितनी डरावनी थी, यहाँ कोई भगवान नहीं है भैया, और ऐसा माना जाता है कि ये मल्टी लेवल स्ट्रक्चर असल में ओसिरियन की एक प्राचीन रेप्लिका है। ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसे एबिडोस में सेटी 1 मंदिर में बने हुए ओसिरिस को समर्पित किया गया है। लेकिन इससे ये सवाल उठता है कि ओसिरिस को 2 कब्रों की जरूरत क्यों होगी? मुझे तो लगता है कि ये कोई कब्र नहीं और असल में अंडरवर्ल्ड में जाने का प्रवेश द्वार है, जिसकी रक्षा ओसिरिस द्वारा की जाती है। भाई न जाने क्यों यहाँ नीचे रहने का एहसास मुझ पर आज हावी होने लगा है। मम्मी महायेम। ठीक है, मैं इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन अगली खोज जिसे हम उजागर करने जा रहे हैं वो दिल तोड़ने वाली सबसे बड़ी बात हो सकती है जो आपने कभी भी सुनी होगी, पर निर्भर करता है कि आप जानवरों से कितना प्यार करते हैं। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट ने उत्तरी सक्कारा में एक रहस्यमयी कैटाकॉम्ब की खोज की और पाया कि यहाँ लगभग 8 मिलियन से भी ज्यादा मम्मियाँ मौजूद हैं। 8 मिलियन से ज्यादा।
भाई ये ममीज़ की इतनी ज़्यादा आबादी है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम को 53 बार फुल कर सकती है। प्राचीन इजिप्शियन ने इस विशाल कैटाकॉम्ब को लगभग 2500 साल पहले कहीं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया, और यहाँ मौजूद ममीज़ स्वयं खैर दुख की बात है कि उनमें ज़्यादा सिर्फ कुत्ते और बिल्लियाँ थीं, जिन्हें अनुबिस मंदिर के ठीक बगल में दफनाया गया था। ये वो बिल्डिंग है जो शिकारी कुत्ते जैसे सिर वाले मौत के देवता को समर्पित थी। ये उचित है, लेकिन इससे मुझे इसके लिए नफरत कम नहीं हुई है। अफसोस की बात है कि उनमें से कई सारों को जन्म से ही या सिर्फ जब वो पिल्ले और बिल्ली के छोटे बच्चे होते, देवताओं को बलि के रूप में कब्र में डाल दिया गया, जैसे कि पहले उन मगरमच्छों के साथ हुआ था। इन छोटे कुत्तों और बिल्लियों का इस्तेमाल पूरी तरह से मनुष्यों और देवताओं के बीच इंटरमीडियरी के रूप में किया जाता था। मुझे पता, अगर मैं उस टीम में से एक होता जिसने इस कैटाकॉम्ब का पता लगाया होता, मैं तो भाई कांप जाता सच में। भोजन, दावतें और बाज। जब आप किसी मंदिर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में मूर्तियाँ, प्रसाद, शायद कुछ अजीब फोटोग्राफिक डिस्प्ले आते होंगे जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा उत्साही दिखाता है। हम कहेंगे, खैर यहाँ आपके लिए एक दिमागी टीजर है। जी हाँ, बेरेन एक ई के पोर्ट शहर में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसे स्थान की खोज की जो 1700 साल पुराना बाज मंदिर है। हाँ, एक बाज मंदिर, जैसे ये पक्षियों के लिए एक मंदिर था, जिसमें एक चौकी पर 15 बाजों के ममीफाइड अवशेष मिले थे। इसके अलावा वे सभी बिना सिर के थे। तो इस धरती पर बाजों से इतनी ज़्यादा नफरत कौन करता है? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक अलग कमरे में एक पत्थर का मोनुमेंट पाया गया जिसमें 4 देवताओं को दर्शाया गया था, जिनमें से 2 पूरी तरह से अज्ञात थे। हालांकि उनमें से एक के सिर पर बाज था, जिससे रिसर्चर्स को यह एहसास हुआ कि ये होरस हो सकता है, जो बाज के सिर वाला एक देवता है। लेकिन चीज़ें और भी अजीब तब हो गईं जब उन्होंने पाया कि वहाँ मछलियों, मैमल्स और पक्षियों के अंडों के छिलकों के अवशेष मिले, मंदिर के आसपास बिखरे हुए। साथ ही एक बहुत ही खतरनाक संदेश भी मिला। एक पत्थर की शिला पर लिखा हुआ था, यहाँ सिर को बालना अनुचित है। भैया, क्या सिर को बाले? क्या प्राचीन इजिप्शियन यहाँ गुप्त रूप से बाज का सिर उबाल रहे थे? क्या ये किसी बलि प्रथा का हिस्सा था? कुछ लोगों का सुझाव है कि इस मंदिर में शायद दावतों पर खाना खिलाया गया है, इसलिए सिर ने उबालने का निर्देश दिया है ताकि लोगों की भूख कम ना हो। लेकिन फिर भी सिर क्यों काटे गए? ये सब बहुत ही परेशान करने वाला है और अनोखा रहस्य भी। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर कुछ डार्क और ट्विस्टेड कल्ट प्रथा का स्थल रहा होगा, जो सबके सिर उबालने के बावजूद इस समय हमारे पास मौजूद विश्वास करने लायक सबसे अच्छी व्यवस्था की तरह लगती है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि इस तीर्थ स्थल का इस्तेमाल किस लिए किया होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। सरकोफा अभिशाप। जब आपको कोई काम ना करने के लिए कहा जाता है तो क्या आपको नहीं लगता कि आप इसे और ज्यादा करना चाहते हैं? खैर, अलेक्जेंड्रिया के वैज्ञानिकों के लिए ये भावना तब बहुत ज़्यादा रियल हो गई जब उन्होंने एक अद्भुत चीज़ से पर्दा हटाया। जी हाँ, ये काले ग्रेनाइट के कुछ ताबूत थे जो 2018 में खोजे गए थे। ये ताबूत लगभग 2000 साल पुराने थे। ये उस समय का है जब सिकंदर द ग्रेट ने इस इलाके पर विजय प्राप्त की थी, और ये भी अफवाह थी कि इस ग्रेनाइट ताबूत में उनके अवशेष रखे हुए हैं। इस बात से वहाँ के स्थानीय लोग रोष में आ गए और कहा कि ये एक शापित चीज़ है और इसे खोलने से दुनिया भर में अशुभ चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन वहाँ के लोकल लेजेंड्स की बात सुनने के बजाय आर्कियोलॉजिस्ट ने वही किया जो आर्कियोलॉजिस्ट आज तक करते आए हैं। उन्होंने इसे खोला और इसके अंदर की चीज़ को अच्छी तरह से देखा। हालांकि इसके अंदर क्रूसेडर नहीं मिला, लेकिन उन्हें इसमें 2 पुरुषों और एक महिला के कंकाल मिले। इन तीनों कंकालों में से एक की खोपड़ी में एक बड़ा छेद भी था, जिसे देख के ऐसा प्रतीत होता था ये किसी प्राचीन तरीके की ब्रेन सर्जरी है। लेकिन ये उस रहस्यमय लाल लिक्विड की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उन्हें अंदर मिला। नहीं दोस्तों, ये खून नहीं था, ये लिक्विड मल था। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये मल वहाँ कैसे आया, लेकिन हो सकता है कि एक समय के बाद लीक हो गया हो, या शायद उसमें मौजूद मलमूत्र और मनहूस बैक्टीरिया ही अपने आप में शापित हो। कई लोगों का मानना है कि 9 फीट लंबे और 30 टन के ताबूत को कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले समय में ये हम सबको बर्बाद कर देगा। और उस गंदे लिक्विड के बारे में जानने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये शापित जरूर होगा। पर चाहे अच्छा हो या बुरा, इसने इंटरनेट पर ढेर सारी मीम सामग्री तो दे दी। हालांकि कई सारे लोग इस बात से ऑब्सेस्ड थे कि ये मम्मी चूज है, यहाँ तक कि लोगों को इसे पीने की अनुमति देने के लिए इजिप्ट की सरकार ने एक याचिका भी दायर की ताकि वे इसकी शक्तियों को पहचान सकें। जी हाँ भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चीज को खोलना निश्चित रूप से एक गलती थी। योजना से चीख तक। एक कब्र के अंदर से कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता, लेकिन ये पता चला है कि हम आपको चिल्लाते हुए देख सकते हैं अगर हमारे पास वो खास मम्मी हो जिसे 1881 में खोजा गया था। ये सब एक रॉयल केज का हिस्सा था जो कि थेब्स में डेर एल बहारी में चल रहा था। रॉयल्टी होने के नाते खुदाई करने वाले लोग बेदाग और प्रिजर्व शवों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां जो मिला वो वाकई डराने वाला था।
वहाँ जो मम्मी मिली वो ऐसी लग रही थी जैसे वो पूरी तरह से पीड़ा में थी। उसका मुंह खुला हुआ था, मानो वो सदियों से इस अंधेरे में चिल्ला रही हो। लेकिन खुदाई करने वालों के लिए ये भयावह खोज मम्मी की कहानी की तुलना में कुछ भी नहीं थी। जी हाँ, देखिए, इन अवशेषों को देखकर लगता है कि ये कभी इजिप्ट के राजकुमार रहे होंगे। इतनी बड़ी स्टेट्स होने के साथ आप ज़रूर सोचेंगे कि उनके पास सबसे अच्छा ताबूत, सबसे अच्छा दफन और उसके बाद के जीवन के रिचुअल्स में सबसे अच्छी वस्तुएं होंगी। हालांकि इस मम्मी के सभी अंग बरकरार थे, लेकिन उसे पूरी तरह से बकरे की खाल में लपेटा गया था और उसके पास कोई चढ़ावा नहीं बचा था। खैर, ये पता चला कि अगर आप अपने पिता को हड़पने की योजना बनाते हैं तो आपको शाही दफन का विशेष अधिकार नहीं मिलता। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये प्रिंस पेंट आर वेयर है, एक उत्तराधिकारी जो अपने पिता को राजगद्दी से हटाने की साजिश में शामिल था। इसके पिता का नाम रामसिस थर्ड था और 1155 ईसा पूर्व में वे उसे गद्दी से हटाकर वहां खुद बैठना चाह रहे थे। तो जब ये बातें सामने आई तो सार्वजनिक दंड का सामना करने के बजाय उसने वॉलेंटरली परलोक जाने का निर्णय ले लिया। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। जब आप घोर राजद्रोह करते हैं तो 1155 ईसा पूर्व में इसका मतलब था कि आपको इजिप्ट का वो भव्य दफन नहीं मिलेगा जो आप चाहते थे। और यही वो वजह थी कि जिसके कारण ये बेचारा राजकुमार हजारों सालों तक अपने अंतिम क्षणों में चिल्लाता रह गया। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते कि असल में इनकी मौत कैसे हुई या फिर वो फिरौन को हटाने की साजिश का हिस्सा क्यों थे। लेकिन इससे ही बुरी बात यह है कि हम नहीं जानते कि वो दर्द से चिल्ला रहा है या फिर दया की भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, इनमें से किस खोज से आपको सबसे ज्यादा डर लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इनमें से आप किस को दोबारा देखना चाहेंगे और इनमें से कौन सा आप अपने लिए देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।